सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज बात होगी बीजेपी की रणनीति की, जिस पर काम करते हुए भाजपा ने नए जिलाध्यक्षों का ऐलान करते हुए नई लिस्ट जारी की है और साथ ही भाजपा सेवा पखवाड़े की तारीखों का ऐलान करते हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव कर दिया है। सनातन के मुद्दे पर तो भाजपा मुखर होकर विपक्षी दलों को घेर रही है, लेकिन इसी बीच विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से सनातन मसले ने नया मोड़ ले लिया है। राजनीति जोरों शोरों से चल रही है, हर तरफ सनातन के मुद्दे के गूंज और इसी गूंज के बीच जनता के मुद्दे कहीं दब कर रह गए हैं और जनता बेहाल है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। यूपी से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, जहां भाजपा ने अपने प्लान पर काम करना शुरू भी कर दिया है और बदलाव भी तेजी से हो रहा है। कुछ सांसदों के टिकट कटने की उम्मीद है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 98 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भाजपा ने इस बदलाव के जरिए साधा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े शहरों में जिलाध्यक्षों को पार्टी ने पूरी तरीके से बदल दिया है। वहीं इस बार पूर्व विधायक और एमएलसी को भी जिलाध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। इसी कड़ी में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा को बनारस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बलिया की कमान पूर्व विधायक संजय यादव को सौंपी गई है, जबकि आगरा, बरेली समेत कई जिलों के जिलाध्यक्ष फिलहाल नहीं बदले गए हैं। पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया गया है। इस बदलाव के जरिए भाजपा न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है, बल्कि जातीय समीकरणों को भी साधने पर उसका पूरा फोकस है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, यूपी में इस वक्त बदलाव की बहार चल रही है और अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जिलाध्यक्षों का एक जो सूची है, ये का लिस्ट है, उसको जारी करते हुए तमाम पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें क्या कुछ बदलाव है विभांशु? प्रदेश मुख्यालय की प्रत्येक शक्ल जारी की जाती है। 50 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाता है और 50 दिन से साफ हो जाता है कि 50 जगह के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब अगर हम बात करें तो 7 और जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम बदलने की चर्चाएं आई। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 57 जिला यानी कि 57 जिलों के जिलाध्यक्षों के कार्य मुक्त कर दिया गया है। नए संगठन से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भरोसा जताया गया है। अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी कहीं ना कहीं संगठन के अंदर में, जिला स्तर के अंदर में फेरबदल की गई है और खास बात यह है हिंदुस्तान की जिला अध्यक्षों के नाम कहीं ना कहीं इस बार बड़े पदाधिकारियों के रूप में भी ऐलान किए गए हैं। अगर बात की जाए तो पूर्व एमएलसी और पूर्व एमएलए को भी अब जिलाध्यक्ष बनाया गया। अगर बात की जाए तो भानु प्रकाश गुप्ता को औरैया से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो मुखलाल पाल को फतेहपुर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दुर्गेश राय को कुशीनगर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शिवराम सिंह को कानपुर दक्षिणी से बनाया गया है। दीपू पांडे को कानपुर उत्तर से बनाया गया है। वहीं शिपाल शंकर को आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे अगर बात करें तो 57 नाम टोटल कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये फेरबदल की गई है। लेकिन देखिए विभांशु, कई नए और साथ ही साथ पुराने चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। पुराने ऐसे कौन से नाम है विभांशु जिसको इस लिस्ट में रिपीट किया गया है और उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने निष्क्रिय सांसद और निष्क्रिय विधायकों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से खोजबीन की गई। उसमें अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम जगहों पर जहां मेरा माटी मेरा देश महाजनसंपर्क अभियान और आगामी जो भारतीय जनता पार्टी के तय कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं जहां अच्छा प्रदर्शन रहा है वहां के जिलाध्यक्ष कहीं ना कहीं नहीं बदले गए हैं। अगर बात की जाए तो 13 जिलाध्यक्षों से 4 रिपीट किए गए हैं, जिससे अगर देखें तो लखनऊ महानगर से श्री आनंद द्विवेदी को फिर से मौका दिया गया है। वहीं चित्रकूट, महोबा, औरैया, कन्नौज जैसे जिलों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नामों पर
फिर से एक बार भरोसा जताई है। अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है और आने वाले दिनों में ये जिलाध्यक्षों को कहीं ना कहीं सक्रियता के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी के जो मूल मंत्र है उसको जन जन तक पहुंचाने को लेकर निर्देश जारी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए विभांशु, चुनाव कोई भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बदलाव देखने को मिलता है तो वो सभी समीकरणों को साधते हुए ये बदलाव करती है। इस बार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस नई लिस्ट में समीकरणों को साधा है? जी, इस बार अगर बात की जाए तो युवा और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग को कहीं ना कहीं साधते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान की है और खास करके जिस जिले में जिसकी आबादी ज्यादा है वो ऐसे ही उस समाज से आने वाले नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाई है। और अगर बात करें तो इसकी अटकलें एक लंबे समय से लगाई जा रही थी। अगर बात की जाए तो जनवरी से ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ऐसे कई बार इशारा दे चुके हैं कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे और आज अगर बात की जाए तो नामों का ऐलान हो गया है और जल्द ही संगठन में तमाम बड़े जो पद है जो रिक्त हैं उसमें भी नामों का ऐलान होगा। और 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। जी धन्यवाद विभांशु, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब नए जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है। हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा अब हर मोर्चे पर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को एक्टिव कर चुकी है। इसी बीच 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है जिसे भाजपा सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी सक्रिय होकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाएगी और साथ ही पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाएं भी पहुंचाई जाएंगी। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जयंती तक चलेगा। इसी सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों तक पहुंचेगी और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी है। पीएम मोदी इसी दिन वृहद विश्वकर्मा योजना भी लागू करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा सेवा पखवाड़े की शुरुआत होगी। 15 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारियों को एक्टिव कर दिया गया है। इसी बीच यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है जो इस पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार करेंगी, रोड मैप तैयार करेंगी। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वृहद विश्वकर्मा योजना भी लागू की जाएगी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय होकर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब एक नए कार्यक्रम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और बूथ और बस्तियों को मजबूत करने का आधार लिए भाजपा सेवा पखवाड़े की शुरुआत होगी। क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में? तमाम प्रकार की तैयारियां कर रही हैं ताकि हर तबके का वोट उसको हासिल हो सके। घोसी विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार घोसी में बीजेपी के कोर वोटरों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी थी और आगामी लोकसभा चुनाव में घोसी जैसे परिणाम कई सीटों पर न हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही थी। इसके लिए बाकायदा एक दिन को चुना गया और 17 दिसंबर यानी जिस दिन विश्वकर्मा दिवस है, भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। बात की जाए तो उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म दिवस है। उस दिन के स्वरूप में 15 दिवस का एक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी चला रही है जिसमें हर तबके के लोगों के साथ मिलेगी और तमाम योजनाओं को प्रसारित करते हुए एक एक कार्यक्रम जो है वो जनता के बीच में जाकर करेगी। तमाम कार्यक्रम इस वक्त जो है वो प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग अभियान और कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस
15 दिवसीय पखवाड़े में इन सबकों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए और सरकार के योजनाओं को इनके तक प्रचार प्रसार करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होंगे और 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं, सरकार की योजनाएं हुई या पार्टी की योजनाएं हुई या फिर पार्टी की जो विंग है ओबीसी मोर्चा, उनके तमाम तथ्यों को जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। अलग अलग जगहों पे कई कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए विवेक, वृहद विश्वकर्मा योजना, इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही किया था, लेकिन अब इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के जरिए क्या साधने का प्रयास कर रही है बीजेपी? देखिए, अगर बात की जाए तो बृहद विश्वकर्मा योजना लागू करने के पीछे साफ तौर पर ये उद्देश्य है कि कारीगरों और शिल्पकार जो अपने पुराने हथियारों से, औजारों से जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार अपना काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। इस योजना के तहत उन लोगों को ये योजना उन लोगों तक पहुंचे जो कारीगरी और शिल्पकारी का काम करते हैं। बात की जाए तो ये प्राचीन कलाएं हैं जिनके माध्यम से कई लोगों का जीवन यापन होता है और इन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये योजना तैयार की जा रही है, लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में जितने शिल्पकार है, कारीगर है, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा और उनको 10,000 से लेकर 10 लाख का अनुदान भी किया जाएगा ताकि वो अपने कारीगरी और शिल्पकारी का जिन नमूनों के आधार पर अपनी जीविका कमाते हैं उनको अनुदान दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ के जो है इस कार्य क्षेत्र को और भी आगे ले जाएं और ये जो उनकी कला है, उनकी संस्कृति है जो काफी अरसे से चली आ रही है, उनको बढ़ावा मिले। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाही वेरेन वेरानी संबंधित कुदाचनम अवेरेंचा सम्मति एस धम्मो सनातनो। इस श्लोक का मतलब सनातन, सनातन था, है और आगे भी रहेगा। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया है। विवादों के स्वामी और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी सनातन तो कभी रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी किया करते हैं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ बदले हुए तेवर नजर आए हैं और उनका ये बदला अंदाज एक्स पर उनके ट्वीट में देखने को मिला। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से गहरा नाता रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर उनकी विवादित टिप्पणी सुनने को मिलती है तो कभी सनातन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में घिरते हैं, लेकिन अब उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल स्वामी ने ये ट्वीट किया है और स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि सनातन एक व्यावहारिक सत्य है जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में अपने गुणों और कार्यों से जीवंतता बनाए रखता है। सनातन सत्य है, शाश्वत है, व्यावहारिक है, वैज्ञानिक है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, लाखों साल पहले भी देता था और आगे भी देता रहेगा, ठीक वैसे ही सनातन है। सनातन था, सनातन है और सनातन आगे भी रहेगा। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बदला हुआ अंदाज इस ट्वीट के जरिए देखा जा सकता है। तो सनातन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट ने एक बार फिर से सियासत हाई कर दी है, क्योंकि लगातार विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस को लेकर उनकी टिप्पणी सुनने को मिलती है, कभी सनातन को लेकर तो कभी ब्राह्मणवाद को लेकर वो अक्सर विवादित बयान देते हैं जिस पर वो घिरते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया है सामने जिसमें उनका कुछ अलग ही रुख देखने को मिला है। सनातन की तारीफ करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक श्लोक लिखा और इसके साथ ही लिखा, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जैसे सूरज सालों से रोशनी देता आया है, देता था और आगे भी देता रहेगा, ठीक वैसे ही सनातन धर्म है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विभांशु। देखिए, विवादों के स्वामी स्वामी प्रसाद मौर्य जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर वो विवादित बयान देते हैं,
कभी सनातन को लेकर, कभी ब्राह्मणों को लेकर उनका बयान सुनने को मिलता है। ऐसे में एक्स पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन को लेकर एक टिप्पणी की है और सनातन को लेकर कहा कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझे तो इसे क्या कहा जाएगा विभांशु? जी बिल्कुल, अगर मुस्कान बात की जाए, अगर देखें तो समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से उनके बोल काफी बदले हुए नजर आए और अगर बात करें तो लगातार वो कई मामलों को लेकर ट्वीट किए और सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस को लेकर एक ट्वीट किया जाता है, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो सियासत का मुद्दा बनता है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से तमाम मंदिरों को बौद्ध मंदिर बताने का दावा किया जाता है और उसके ठीक बाद उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो धर्म है सनातन वो ब्राह्मणों के कुटवचित तरीकों से स्थापित धर्म है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कल देर शाम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट आता है और कहा जाता है कि भूमि गगन वनस्पति नीर यही कहीं ना कहीं सनातन है। तो इससे साफ हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर जो सुर्खियां बिटोरते थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर में उनको काफी देखा जाए तो आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके जो विचार है वो काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट के माध्यम से कहा गया है कि सनातन के अंदर में जो सृष्टि है वो कहीं ना कहीं जो सनातन है वो भूमि है, गगन है, वनस्पति है, नील है और यही सनातन है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सनातन हमेशा रहा है और रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो एक बार सनातन को लेके अपना रुख साफ किया है। उन्होंने सनातन के पक्ष में एक ट्वीट एक्स पर किया है जो अब वायरल भी हो रहा है, लेकिन जो INDIA के तमाम और पार्टियों के नेता हैं उनके बयानों पर कैसे लगाम लगेगी? जी बिल्कुल, वो तो वक्त बताएगा कि कैसे बयानों पर लगाम लगेगी, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं जो लगातार सनातन धर्म पर अपने टिप्पणी किया करते थे उनके बोल अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे साफ तौर से तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं से प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव हुए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों के बाद से समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और घोसी उपचुनाव में मिली जीत के बाद से अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपा के डैमेज कंट्रोल के तौर पर अपने बयान को दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बदले हुए तेवर को क्या कहा जाए? आखिर एकाएक उनमें परिवर्तन कैसे आ गया कि वो सनातन के पक्ष में अब बयान देने लगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पार्टी के सिर्फ की तरफ से या उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक उन्हें सुझाव दिया गया होगा कि जो सनातन धर्म को लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनके जो ग्रोथ रेशियो है राजनीति में वो लगातार गिरावट आ रही है। और अगर बात की जाए तो तमाम उनके ही दल के नेता उनके विपरीत में बोलते हुए नजर आए। जब रामचरितमानस का विवाद हुआ उस वक्त अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे और अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर उनके खिलाफ में जाकर बयान देते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर से राजनीति के अपने सफर को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और 24 को चुनाव को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान बदले हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी मुस्कान कि क्या उनके बयान जो बदले हैं क्या अब वो उस पर कायम रहते हैं या नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए विभांशु, 24 का चुनाव नजदीक है और हर एक राज्य में इस वक्त सनातन का मुद्दा जोरों शोरों से सुनने को मिल रहा है। जिस तरीके से सनातन को लेकर ये लगातार विवादित टिप्पणी की जा रही है तमाम प्रदेशों के नेताओं के द्वारा, इसका सियासी लाभ सीधा किसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में साफ तौर से अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस और NDA अलायंस दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आए हैं। और अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। उससे साफ तौर से अगर देखा जाए तो SC, ST, OBC और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को अपनी तरफ करने के लिए कहीं ना कहीं चाल बताया गया था कई नेताओं के द्वारा, कई राजनीतिक पंडितों के द्वारा। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या
स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से कितना सनातन समाज खुश होता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कहीं ना कहीं अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम लोगों के द्वारा उनका समर्थन हुआ था, तमाम लोगों के द्वारा उनका विरोध हुआ था, अलग अलग जगहों पर उनके पुतले जलाए गए थे। उसमें लोगों की सोच में स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति कितना बदलता है वो वक्त बताएगा। और निश्चित तौर से इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही साफ होगा कि किस तरह से उनकी राजनीति जो है वो नेताओं की सनातन को लेकर जो प्रहार किया जा रहा है, चाहे बात की जाए ए राजा हो, चाहे बात की जाए उदयनिधि स्टैलिन हो, चाहे बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बात की जाए ऐसे तमाम नेता जिनकी तरफ से लगातार सनातन को लेकर बयान दिया गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बदल चुके हैं। क्या इनके जो तमाम नेता उनके बोल बदलते हैं या नहीं वो वक्त बताएगा। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, अस्पताल तैयार है, ये दावे हैं प्रदेश सरकार के और उन्हीं के दावों पर पलीता लगाते हुए उनके अधिकारी बखूबी नजर आते हैं। खबर आगरा से है, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की खबर सामने आई थी। तीमारदार ने डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाई थी। डॉक्टर ने खराब वेंटिलेटर पर 2 बच्चों को भर्ती तक किया था। वायरल वीडियो में डॉक्टर तीमारदार पर रौब झाड़ते हुए भी नजर आए, लेकिन जब प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया तो तुरंत इस खबर पर एक्शन लिया गया और आरोपी डॉक्टर्स पर लगातार कार्रवाई की गई। इस खबर पर हमारे सहयोगी ज़ीशान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन अब इस पूरे मसले पर पीड़ित तीमारदारों का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। कल मेरे बच्चे तो भर्ती थे, उनकी ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब यहाँ पर आए वो बहुत बढ़िया है, तो बहुत स्टाफ सब ध्यान रख रही है, पूरा स्टाफ ध्यान कर रहा है, बहुत सी तरीके की देखभाल हो रही है। यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है, कोई बढ़िया इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर की बहुत देखभाल कर रहे हैं। कल रात की एक घटना संज्ञान में आई है जो इमरजेंसी संबंधित है, 2 बच्चों से संबंधित कोई घटना रही है, जिसमें हमने आज जानकारी करी विभाग अध्यक्ष के माध्यम से। तो जानकारी में आया कि 2 बच्चे जो गंभीर अवस्था में रात्रि में इमरजेंसी में आए थे, उनके इलाज को लेकर कुछ विषय रहा था। विभाग अध्यक्ष ने हमें जानकारी दी कि दोनों बच्चे कल से आज बेहतर अवस्था में हैं और उनका इलाज भली भांति और समुचित प्रकार से किया जा रहा है और घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी इलाज से संतुष्ट हैं। धन्यवाद। तो रुक करते हैं ज़ीशान का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ीशान, देखिए प्राइम टीवी ने एसएन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही की खबर प्रमुखता से दिखाया, अब उस खबर पर एक्शन ले लिया गया है। क्या कुछ एक्शन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ लिया गया है ज़ीशान? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये कल एक सोशल मीडिया पर एसएन मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए प्राइम टीवी ने जब तीमारदारों से बात की और उनका साफ तौर से कहना था कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो उनकी तरफ से लापरवाही की गई है। खराब वेंटिलेटर था तो वेंटिलेटर पर बच्चे को रखने की बात कही गई थी। उसके बाद प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद जो एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है प्रशांत गुप्ता, इस पूरी खबर का उन्होंने संज्ञान लिया है और जो 2 बच्चे एडमिट हैं उनको बेहतर इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं और डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है ज़ीशान, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई तस्वीरें कई बार आपके द्वारा प्राइम टीवी तक भेजी गई है, वो खबर हमने प्रमुखता से चलाई भी है। क्या हर बार अस्पताल प्रशासन खबर चलने का इंतजार करेगा? क्या जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होगी तभी ऐसे डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जाएगा क्या? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अक्सर डॉक्टर जो एसएन मेडिकल कॉलेज एक आगरा का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग, आगरा ही नहीं आसपास के लोग इलाज कराने आते हैं, तो बड़ी संख्या में वहां पर डॉक्टरों की भी संख्या है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही देखी जाती है, जिसका जो वीडियो बन जाता है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसके बाद मामला संज्ञान में आता है, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
अधिकारी हैं, जैसे कि बात करें प्रशांत कुमार गुप्ता ने जो खबर का संज्ञान लिया है, सीएमओ है, वो खबर का संज्ञान लेते हैं तो खबर चलने के बाद संज्ञान लिया जाता है। हालांकि हॉस्पिटलों की, अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करें हम, तो हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। लगातार हमने प्राइम टीवी की तरफ से भी दिखाया, जिला हॉस्पिटल की हमने कवरेज की थी जिसमें अव्यवस्थाओं के अंबार लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद जब खबर चली तो जिला अस्पताल पर भी बड़ी कार्रवाई देखी गई थी, वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू की गई थी। तो खबर चलने के बाद ही जो सरकारी डॉक्टर हैं वो मतलब कह सकते हैं कि हरकत में आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिशान, अभी तक तो खबर ये थी कि 2 बच्चों को भर्ती कर लिया गया, वेंटिलेटर खराब है, वेंटिलेटर चल नहीं रहा है, खराब वेंटिलेटर पर बच्चों का इलाज जारी है। एकाएक वेंटिलेटर कैसे ठीक हो गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो वीडियो हमने प्राइम टीवी ने दिखाया था, वीडियो में डॉक्टरों का साफ तौर से कहना था कि जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में 2 ही वेंटिलेटर है। एक वेंटिलेटर में पहले से बच्चा एडमिट है और दूसरा वेंटिलेटर जो है वो खराब है। ये वीडियो में साफ तौर से डॉक्टर कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जब ये खबर प्राइम टीवी ने प्रमुखता से चलाई, उसके बाद जो एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं प्रशांत गुप्ता, उनका साफ तौर से कहना है कि बच्चों की हालत रात में गंभीर थी लेकिन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी, और अब उनकी जो अवस्था जो काफी गंभीर थी अब वो बेहतर है और उनका इलाज भी बेहतर किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद जिशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्राइम टीवी ने खबर बेहद ही प्रमुखता के साथ दिखाई थी क्योंकि ये 2 बच्चों की जिंदगी का मामला था। उनसे लगातार एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे थे। खराब वेंटिलेटर पर बच्चों को भर्ती कर लिया गया। उसके बाद जब प्राइम टीवी ने खबर प्रमुखता से चलाई, सीएमओ ने इस खबर का संज्ञान लिया और अब जाकर मरीजों के जो इलाज है वो लगातार जारी है। मरीज जो बच्चे हैं उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।